वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विशाल सर आपके ही चैनल वीडी गुरुकुलम में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो चलो बच्चों, आज की बात अगर हम करें तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का जेई मेन का पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफी लिमिटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हम इस चैप्टर को एक ही क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए, अगर आपको हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने पहले भी बताया है कि जो भी अगर आपको डाउट आते हैं, है ना, वो आप हमें डाउट पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको कंफर्टेबल आप फील करें, है ना। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल पहला क्वेश्चन, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन के डेफिनेशन पे आपका क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, है ना। तो आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन, कोई रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो, इसका एक ही कंडीशन है यार कि वो रिएक्शन रेडॉक्स होगा अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस हो। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होना चाहिए, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है वैसा इलेक्ट्रॉन, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ना। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करता है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता रिड्यूसिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। तो सिंपल, रिड्यूसिंग एजेंट में जो एलिमेंट होंगे अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक एटम पे जो चार्ज होगा अगर वो हमारा इंक्रीज कर रहा तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा। और चार्ज इंक्रीज करने का रीजन होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन की बात करें तो यहां ध्यान दीजिए, रिडक्शन तब होगा जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हमारा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में किसी भी एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने का रीजन होगा कि वो हमारा क्या कर रहा, वो हमारा सिंपली आप देख सकते हैं कि उसका क्या हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन होने का सिंपल रीजन यही होगा कि हमारा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा तो आप देख सकते हैं कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का रीजन होगा कि वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो हमें कुल मिलाकर ये देखना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, यानी चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां देखिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। प्रोडक्ट साइड में देखें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो आप देख सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज नहीं हो रहा मतलब ना वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा और ना ही गेन कर रहा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कार्बन का +3, ऑक्सीजन का -2 है। फिर हम देखें हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1 है।
प्रोडक्ट साइड में देखें तो कैल्शियम का +2 है, क्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन का +1 है, कार्बन का +3 है, ऑक्सीजन का -2 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा और ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा। सी ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1 है। प्रोडक्ट साइड में देखें तो मैग्नीशियम का +2 है, क्लोरीन का -1 है, नाइट्रोजन का -3 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। तो यहां आप फिर से सी ऑप्शन में देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा मतलब ना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा और ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा, और अगर लॉस या गेन नहीं हो रहा मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। डी ऑप्शन देखें, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, कार्बन का +2 है और नाइट्रोजन का -3 है। प्रोडक्ट साइड में देखें तो सिल्वर का 0 है, जिंक का +2 है, कार्बन का +2 है, नाइट्रोजन का -3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा, मतलब जिंक का क्या हो रहा ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा, मतलब सिल्वर उसका क्या हो रहा रिडक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा, मतलब ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन का सिंपल आपको ध्यान रखना है वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। ऑक्सीडेशन तब होगा जब कोई एटम हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, रिडक्शन तब होगा जब कोई एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, when KMnO4 act as an oxidizing agent and ultimately form MnO4 2-, MnO2, Mn2O3, Mn2+, then the number of electron transferred in each case। अब यहां ध्यान दो, KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, जब ये कन्वर्ट होगा MnO4 2- में, यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एक डिक्रीज हो रहा, मतलब इस प्रोसेस में मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अब देखें अगर KMnO4 हमारा MnO2 में चेंज हो रहा, MnO2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मतलब वो +7 से +3 जाने में वो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अगर KMnO4 हमारा Mn2O3 में जा रहा तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, +7 से +3 आने में एक मैग्नीशियम हमारा 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और अगर KMnO4 Mn2+ में जा रहा तो यहां देख सकते हैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +7 से +2 जाने में मैग्नीशियम 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले केस में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, दूसरे केस में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, तीसरे केस में 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा और चौथे केस में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, यानी 1 3 4 5। और ऐसा ऑप्शन कौन है? सी। तो आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा। यानी पहले केस में जब वो MnO4 2- में ट्रांसफर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, MnO2 में जा रहा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, Mn2O3 में जा रहा तो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, और जब वो Mn2+ में जा रहा तो वो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे क्या है, ये कह रहा द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले रिएक्शन, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को फेरस ऑक्सलेट से रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो होता है, अगर हम रेडॉक्स की बात करें तो क्रोमियम हमारा +3 में चेंज होता है, आयरन हमारा +3 में चला जाता है,
और कार्बन CO2 बनाता है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, आयरन का +2 है, कार्बन का +3 है, यहाँ पे कार्बन का +4 है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो ये +6 से +3 में जा रहा, यानी एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, तो 2 क्रोमियम हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा, रिडक्शन। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं आयरन जब +2 से +3 में जा रहा तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, और कार्बन जब +3 से +4 में जा रहा तो एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। और आयरन जो है वो +2 से +3 में जा रहा, तो आयरन जो है ये हमारा FeC2O4 का जो आयरन है वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। तो आयरन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा, कार्बन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा, बट कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन। अगर हम इस केस में देखें तो Kr2C2O7 का n फैक्टर 6 होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, और एक मॉलिक्यूल हमारा जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसी को कहेंगे n फैक्टर। तो n फैक्टर हमारा 6 है। अगर हम फेरस ऑक्सलेट की बात करें तो फेरस ऑक्सलेट का n फैक्टर हमारा 3 आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। अब ये हम समझ चुके हैं कि अगर हम K2Cr2O7 की बात करें, यहां ध्यान दो, तो K2Cr2O7 का n फैक्टर जो है वो हमारा 6 आ रहा, और अगर हम फेरस ऑक्सलेट की बात करें तो इसका आप देख सकते हो n फैक्टर 3 है। और ये रिएक्शन हमें इसलिए जानना है क्योंकि इससे आप n फैक्टर निकाल सकते हो, और एक बार n फैक्टर, हम नीचे वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं, एक बार आपका n फैक्टर अगर निकल गया तो n फैक्टर निकल जाएगा, तो आपको पता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट से कराएंगे तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर इक्वल होगा तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इसका n फैक्टर इक्वल होगा तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 दैट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। अब यहां हम स्मॉल वैल्यू है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ले लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट K2Cr2O7 का क्या होगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये होगा हमारा K2Cr2O7 का मिली इक्विवेलेंट। अगर हम बात करें FeC2O4 का तो इसका मास दिया गया है, तो मास इन ग्राम है ना, बाई मोलर मास मोल हो गया, मोल इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा FeC2O4 का। अब देखो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, मोलैरिटी इसका 0.02 दिया गया है, n फैक्टर 6 है। मास की बात करें तो मास हमारा 0.288 है। मोलर मास देखें तो यहाँ पे देखो C2O4 का कितना होगा, ये 88 आ रहा, 88 और 56, ये हमारा 144 हो जाएगा इनटू 1000 इनटू 3, तो ये हमारा देख सकते हैं ये हमारा 6 आ रहा, तो वॉल्यूम हमारा 1/0.02 आ रहा, मतलब ये 50 ml आ रहा। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर 50 ml हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा रहा है। ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिडक्शन प्रोसेस में जाता है, अंडरगोज रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिडक्शन प्रोसेस में जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन
ये ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, H2OH 2 माइनस का। H2OH 2 माइनस रिडक्शन में जा रहा तो SO4 2 माइनस बना रहा, तो इसका आप देख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, Br2 Br माइनस में जा रहा और Au3 प्लस हमारा Au में जा रहा रिड्यूस होकर। तो यहां पे देखें सबसे ज्यादा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल H2OH 2 माइनस का दिया गया है, तो आंसर हमारा सिंपली ए हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसी पे है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, तो क्वेश्चन में हमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें दिया गया है, यहाँ पे देखो सबका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हमारा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया गया है, -0.74। अब देखो क्वेश्चन में Cr+3 और Cr दोनों दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, यानी ऑक्सीडाइज होगा वो एटम, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, क्रोमियम। Cr+3 तो रिड्यूस हो रहा, क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम Cr से Cr+3 या Cr+3 से Cr की बात करें तो Cr+3 का रिडक्शन हो रहा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। आप Cr+3 नहीं लेंगे क्योंकि Cr+3 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, यानी Cr का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.74 वोल्ट। वैसे ही अगर Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो Cl माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल होगा -1.36 वोल्ट। वैसे ही अगर Cr+3 का बात करें तो Cr+3 का आपको रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। वैसे ही MnO4 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो Mn2 प्लस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -1.51 वोल्ट। तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा Cr का है, तो आंसर जो होगा वो हमारा सिंपली Cr हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली इज। अब देखो ये बड़ा सिंपल यार, अगर कभी भी पोटेशियम हमारा अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल जब भी हमारा कंपाउंड फॉर्म करता है इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। हमने जो बोला उस बात को ध्यान रखें, अल्कली मेटल जब भी कंपाउंड फॉर्म करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। तो यहां देखिए पोटेशियम हमारा नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना रहा, तीनों कंपाउंड है और कंपाउंड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा +1, यानी तीनों केस में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। क्लियर है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द रेडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? पहला देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब हमारा 2000 केल्विन पे रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बनाएगा NO। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन यहाँ 0 में है, ऑक्सीजन भी 0 में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, नाइट्रोजन हमारा +2 में है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा और ऑक्सीजन का हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा, मतलब ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। बी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ओजोन से अगर हम O2 बना रहे हैं, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कह रहा फ्रॉम ऑक्सीजन। तो यहां ध्यान दो, अगर हम ऑक्सीजन से अगर हम ओजोन बना रहे हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि ये यहां पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ओजोन में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हो रहा और ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली जब हम NaOH का रिएक्शन H2SO4 से करेंगे
तो ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। अगर हम लास्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो रहा, और आयन एक्सचेंज होने में आपका कहीं भी हमारा जो है वो आपका यहाँ पे 3AgNO3 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारा किसी भी कंपाउंड का चेंज नहीं हो रहा, और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आंसर हमारा सिंपली ए हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल ए बी सी आर दिस। कह रहा आगे द रिड्यूसिंग पावर। अब ध्यान दो, रिड्यूसिंग पावर आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? ए का। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर की बात करें तो ए होगा, ए के बाद हमारा सी होगा, और सी के बाद बी होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा बी सी ए। और रिड्यूसिंग पावर की बात करें, ये हमारा पावर है और ये हमारा पोटेंशियल है ना। तो यहां ध्यान दो, रिड्यूसिंग पावर हमारा डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है सबसे ज्यादा बी का है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर हमारा सी का है, फिर हमारा ए का है, यानी आंसर हमारा सिंपली ए हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर का आपको रिलेशन पता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहा द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज। अब यहाँ पे देखो, कह रहा कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। H2SO3 की बात करें तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और सल्फर की बात करें तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। H3PO4 में अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, और H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता, यानी ये ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता, और ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। सी को भी चेक कर सकते हो आप। HNO2 में बात करें तो नाइट्रोजन हमारा +3 में है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। ये नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब यहां से इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। H2O2 की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, वो भी फ्लोरीन के केस में। अगर फ्लोरीन का केस हटा दे तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। मतलब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो भी एटम का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब वहां से वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के तरफ जा सकता है। और दोनों के तरफ जाने का मतलब हुआ उसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। बट अगर हम बात करें H3PO4 का तो फास्फोरस हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब वो ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो सकता, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? यहां ध्यान दें,
इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो दोनों बिहेवियर कर सकता है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह। अगर कोई एलिमेंट हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर कोई एलिमेंट हमारा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम नहीं हो सकता, मतलब वो रिडक्शन में नहीं जा सकता, और रिडक्शन में नहीं जा सकता मतलब वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? चलो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिए, दिया गया है एन एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैग्नीज हमारा +7 में है, ऑक्सीजन हमारा -2 में है, यहाँ पे मैग्नीज +6 में है, यहाँ मैग्नीज +4 में है, ऑक्सीजन यहाँ 0 में है। तो मैग्नीज एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सोडियम +1 में है, ब्रोमीन -1 में है, क्लोरीन 0 में है, सोडियम +1 में है, क्लोरीन -1 में है, ब्रोमीन 0 में है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा, तो ये भी हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए तो कॉपर हमारा +1 में है, ब्रोमीन हमारा -1 में है, प्रोडक्ट साइड में कॉपर हमारा +2 में है, ब्रोमीन -1 में है और कॉपर 0 में है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा। जब कॉपर हमारा +1 से +2 में जाएगा तो +1 से +2 में जा रहा मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा का मतलब है उसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा, और फिर जब कॉपर +1 से 0 में जा रहा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा, यानी उसका रिडक्शन हो रहा। तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा, तो ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। डी में देख सकते हैं मैग्नीज +7 में, आयोडीन -1 में है, प्रोडक्ट में मैग्नीज +2 में है, आयोडीन 0 में है, यानी अलग अलग एटम का मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा और आयोडाइड आयन आयोडीन का आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा। तो अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, तो ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल क्या है, जब किसी भी कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो, तो ऐसे हम रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी सेम एटम हमारा ऑक्सीडाइज भी होगा और सेम एटम हमारा रिड्यूस भी होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब सेम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा और सेम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का मतलब C2O4 विथ परमैंगनेट, परमैंगनेट का मतलब MnO4- इन एसिडिक मीडियम। अब देखो ये प्रोडक्ट बनाता है Mn2+ CO2, तो कह रहा एक मॉलिक्यूल CO2 इन्वॉल्व अगर हमें करना है तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व होगा। अगर एक CO2 हमें चाहिए तो एक CO2 में एक कार्बन है और कार्बन हमारा +4 में है, यहाँ पे कार्बन हमारा +3 में है, यानी +3 से +4 जाने में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यानी एक CO2 बनाना है मतलब एक कार्बन को हमें +4 में लाना है, कहां से, +3 से +4 में लाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि एक कार्बन +3 से +4 में जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी आंसर हमारा सिंपली बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जा रहा है, और रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल का सिंपल मतलब ये हुआ
कि किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए रिएक्शन में। तो यहां देखिए यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। जेनॉन यहाँ +6 में है, फ्लोरीन यहाँ -1 में है, हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है। प्रोडक्ट साइड में जेनॉन +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, फ्लोरीन हमारा -1 में है, हाइड्रोजन +1 में है, फ्लोरीन -1 में है। तो आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, XeF6 + 2H2O gives XeO2F2 + 4HF। अब यहाँ पे देखो जेनॉन हमारा +6 में है, फ्लोरीन -1 में है, वाटर में हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है। प्रोडक्ट साइड में देखें तो जेनॉन हमारा +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, फ्लोरीन -1 में है, हाइड्रोजन +1 में है और फ्लोरीन -1 में है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारा रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, XeF4 + O2F2 gives XeF6 + O2। यहां पे देखें जेनॉन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। प्रोडक्ट साइड में देखें तो जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +6, फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का 0 है। तो आप देख सकते हैं जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा, मतलब इसका क्या हो रहा, इस कंपाउंड का XeF4 का ऑक्सीडेशन हो रहा। O2F2 में ऑक्सीजन +1 में है, प्रोडक्ट में 0 है, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा, मतलब इसका क्या हो रहा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा, मतलब ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। फोर्थ में देख सकते हैं यहाँ पे भी किसी का चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए आप देख सकते हैं ऐसा होगा XeF6 + PF6-। यहाँ पे देखिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फ्लोरीन का -1, फास्फोरस का +5, फ्लोरीन का -1। यहाँ पे देखिए जेनॉन का +2, फ्लोरीन का -1, फास्फोरस का +5, फ्लोरीन का -1। तो फिर देख सकते हैं डी ऑप्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब ना ऑक्सीडेशन हो रहा और ना ही रिडक्शन हो रहा। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ नहीं होगा तो फिर वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दो, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो जाता कहां है, वो अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन में जाता है और ऑक्सीडेशन में जब जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। यानी H2O2 का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा। अब देखो पहला ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा पहला जो है वो दिया गया H2O2 + 2H+ और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिटेन इन राइट हैंड साइड, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, मतलब इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह एक्ट कर रहा। यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन है, इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस साइड में राइट हैंड साइड में है, मतलब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा मतलब यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सी में फिर से देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा और फोर्थ में ऑक्सीडेशन हो रहा, क्योंकि सिंपली यहाँ पे ध्यान दो इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत ही नहीं था। हमें पता है इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, है ना। और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस के साथ चला जाएगा। तो यहां देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड
साइड में है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा, मतलब रिडक्शन में जा रहा, और रिडक्शन में जा रहा मतलब वहां पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा। और यही फर्स्ट के साथ साथ 3 में भी देख सकते हैं, वहां भी सेम काम हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा, गेन होने का मतलब वो आपका रिडक्शन में जा रहा, और रिडक्शन में जाने का मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा। बट दूसरा और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में हम देख सकते हैं माइनस साइड के साथ, माइनस साइन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्लस साइन आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, मतलब H2O2 सेकेंड और फोर्थ केस में इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का मतलब वो ऑक्सीडेशन में जा रहा, और ऑक्सीडेशन में जाने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरा तरीका आपका था कि आप क्या करें, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे -2, तो आप देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होने का मतलब वो ऑक्सीडेशन में जा रहा, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड ऑप्शन में फिर देख सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे -2 है OH माइनस के केस में, तो यहां फिर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा, मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा। यहां देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा, मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकेंड और 4 होगा, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहां पे देखो फिर कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा रिडक्शन प्रोसेस में जाता है, और रिडक्शन प्रोसेस में जाता है मतलब उस केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कब होगा, जब हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है कहां कर रहा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा, घट नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पे अगर सेकेंड केस में देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ऑक्सीजन का -1 है, प्रोडक्ट साइड में -2 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज होने का मतलब वो रिडक्शन में जा रहा, और रिडक्शन में जाने का मतलब वो एजेंट कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी ऑप्शन में फिर देख सकते हैं ये -1 से 0 में जा रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा, तो बढ़ रहा तो रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ ऑप्शन में देखिए तो ये -1 से फिर 0 में जा रहा। यहां ध्यान दो, जब भी H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो वो O2 प्रोडक्ट बनाता है, और H2O2 का जब रिडक्शन होता है तो वो प्रोडक्ट H2O बनाता है ना। ये हमारा प्रोडक्ट कब है, ऑक्सीडेशन के केस में, और ये प्रोडक्ट हमारा कब है, रिडक्शन के केस में। तो आप इससे भी चाहें तो देख सकते थे, हमारा जब भी O2 प्रोडक्ट में बनेगा मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ACD तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं O2 का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा, और H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब वो एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट बी के केस में हमारा प्रोडक्ट सिर्फ वाटर बन रहा, O2 नहीं बन रहा, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वहां पे रिडक्शन हो रहा, और रिडक्शन का मतलब वो एजेंट कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ XYZ इन द रिएक्शन आर। अब देखो ये रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है यार, तो बैलेंस करते हैं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 वाटर और H प्लस को हमें पता है, हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वाटर और H प्लस को हटाकर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां देखो मैग्नीज +7 में है, यहाँ पे मैग्नीज +3 में है, +2 में है, कार्बन यहाँ +3 में है, यहाँ कार्बन +4 में है। जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ कार्बन 2 है, तो यहाँ भी 2 कार्बन होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा,
तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा। और यहां अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग, अगर हमारा कार्बन +3 से +4 में जा रहा तो एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बट है कितना कार्बन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आपको पता है किसी भी रेडॉक्स, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इक्वल होता है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस को 5 से और 5 इलेक्ट्रॉन के गेन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का गेन और 10 का लॉस हो जाएगा। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने इस चेंजेस के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2MnO4 माइनस आएगा। इसको हमने 5 से किया तो ये आ जाएगा 5C2O4 2 माइनस। अब यहां देखो, जब इसको 2 से किया तो यहां भी 2Mn2 प्लस होगा। इस चेंजेस को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10CO2 आएगा। अब जब हम इलेक्ट्रॉन और वो एटम को बैलेंस कर चुके हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा, तो अगला प्रोसेस होता है चार्ज को बैलेंस करना। अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो 4 प्लस चार्ज है, 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस चार्ज है। लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस और 2 इंटू -1 -2, तो -2 और -10 -12 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में +4 है। तो +4 राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में -12 है, तो चार्ज हमारा बैलेंस कब होगा? दो तरीका, जब हम +4 को -16 कर दें, +4 को -16 करेंगे तो इधर भी -12 इधर भी -12 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि -12 में +16 ऐड कर दें तो इधर भी +4 इधर भी +4। अब हम कर क्या सकते हैं, तो हमारे पास है H+ और वाटर, तो H+ पॉजिटिव चार्ज है, यानी अब हमें पॉजिटिव चार्ज को ऐड करके हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमें किधर ऐड करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। एक H+ पे +1 चार्ज है तो 16+ के लिए 16H+ को ऐड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी +4 चार्ज है, राइट हैंड साइड में भी +4 चार्ज है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 16 हाइड्रोजन है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होता है, तो 16 हाइड्रोजन के लिए 8 वाटर होगा, तो यहां राइट हैंड साइड में 8 वाटर को ऐड कर देंगे। रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका। तो अब आपको देख सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था। एक्स हमारा क्या है, तो आप देख सकते हैं एक्स जो है हमारा कोफिशिएंट है किसका? एक्स हमारा कोफिशिएंट है MnO4 माइनस का, तो एक्स का वैल्यू 2 आ रहा। y जो है वो हमारा C2O4 2 माइनस का कोफिशिएंट है, ये 5 आ रहा, और z जो है वो H+ का कोफिशिएंट है जो कि 16 आ रहा, यानी आंसर 2 5 16, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हमने आपको सिंपली यही बताया कि आपको ध्यान रखना है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये आपको पता है। पहले हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, उस एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा, फिर हमें चार्ज को बैलेंस करना है, और फाइनली हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस होगा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज होगा उतना ही राइट हैंड साइड में चार्ज होगा। थर्ड, एटम बैलेंस होगा। तो अगर ये तीनों बैलेंस होगा तब हम कहेंगे कोई रिएक्शन हमारा बैलेंस है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं लेंगे हम लोग, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा ही नहीं, तो हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं होगा। वहां पे हम सिर्फ चार्ज और एटम को बैलेंस करते हैं। बट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का भी जरूरत होगा। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिप्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टाइट्रेशन विद KMnO4 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आगे कह रहा द टाइट्रेशन गिव्स unsatisfactory result when carried out in the presence of HCl because HCl, यहां ध्यान दो, KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो H2SO4 जो है, ये H2SO4 का सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
यहाँ पे ध्यान दो, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारा ऑक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करेगा और रिएक्ट होकर मैग्नीज +2 में जाएगा और CO ऑक्सिलेट आयन हमारा CO2 बनाएगा। तो हमारा रिजल्ट हम निकाल लेंगे ऑक्सिलिक एसिड का। कोई भी वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। बट अगर KMnO4 का हम रिएक्शन H2C2O4 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो HCl का क्लोरीन -1 में है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, KMnO4 HCl से भी रिएक्ट करेगा। तो कितना KMnO4 H2C2O4 से रिएक्ट किया, इस केस में हमें ये कैलकुलेट करना, हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि KMnO4 HCl जो होगा वो हमारा KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा, क्योंकि HCl जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिर्फ H2C2O4 रिड्यूस नहीं करेगा, HCl भी रिड्यूस करेगा। जबकि H2SO4 के केस में KMnO4 को सिर्फ H2C2O4 रिड्यूस करेगा। यानी आंसर हमारा सिंपली डी हो जाएगा। ऑक्सीडाइजेस ऑक्सिलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नहीं, ये हमारा दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें रिएक्शन नहीं होगा। गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सिलिक एसिड टू क्लोरीन furnishes H+ ion in addition to those from oxalic acid, reduces permanganate ion to परमैग्नेट टू Mn2+। बिल्कुल डी आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा HCl जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारा HCl से भी रिएक्ट कर जाएगा। और यही रीजन है कि हमारा रिजल्ट जो आएगा वो अनसेटिस्फैक्टरी आएगा। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। फिर देखिए H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कह रहा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो हमारा रिडक्शन में जाता है, अंडरगो रिडक्शन, तो रिडक्शन में जाएगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो हमें यह देखना है कि कौन से रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा। तो देखिए पहले में देखें तो सल्फर यहाँ +4 में रिड्यूस हो रहा, तो ये ए ऑप्शन होगा। दूसरे में देखें तो सल्फर हमारा +6 में है, तीसरे में भी +6 में है और चौथे में भी +6 में है। तो बी सी डी तीनों ऑप्शन में सल्फर +6 से +6 में रह रहा, तो वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा और जब वो रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंडीशन में डिक्रीज कर रहा, कौन से रिएक्शन में डिक्रीज कर रहा, तो फर्स्ट रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा। तो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे उस वहां पे H2SO4 कैसा एक्ट कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, वो रिडक्शन में जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाता है। ऑक्सीडेशन में वो सब्सटेंस आपका जाता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। रिडक्शन प्रोसेस में हमारा वो सब्सटेंस जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। और अगर हमने देखें तो हमने जो आज थ्योरी की बात करें तो हमें पता है कि किसी भी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिए, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अगर हम कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब रिएक्ट करता है तो उस केस में हम देख सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। अगर जैसा भी आपको वीडियो लगे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, है ना। धन्यवाद।